नमस्कार, ये समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। पूछिए तीखे प्रश्न, क्योंकि ये है प्रश्न काल। कैसी सरकार चली उत्तर प्रदेश में जिसने ये वीरों की भूमि आजमगढ़ को आतंकवाद का अड्डा बना दिया। इन स्टेटमेंट्स के बाद इनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई हो, और कार्रवाई इसलिए भी हो कि उत्तर प्रदेश का माहौल ही खराब करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में इनके ऊपर पूर्व की तरह ही सख्त कार्रवाई करते हुए इन्हें फिर से उत्तर प्रदेश में आने से रोका जाए। मुसलमानों के लिए हिंदुओं में नफरत पैदा करने की कोशिश की है, जो गलत बात है। कोई आजमगढ़ पूरा आतंकवादी नहीं है। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को कहीं से भी खतरा है तो निश्चित तौर से उस बारे में चर्चा होगी, और उसको जो है वो सांप्रदायिक कहना, उसको जो है वो किसी धर्म और जाति से जोड़ना कतई ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किस तरीके के राजनीतिज्ञ क्या आजमगढ़ को बदनाम करने पर तुले हैं। इसको अपमान का विषय बनाना तो यानी मूर्खता है, और ये कहना कि हम इलेक्शन कमीशन कंप्लेन करेंगे, ये तो हास्यास्पद है। कहां तो तय था कि चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, और कहां आज के दिन माहौल में फिरका परस्ती का, सांप्रदायिकता का इतना जहर घोल दिया गया है कि हमें भी उसकी आदत सिपटती जा रही है। और इस बात का सबूत यह है कि हमारे एतराज ना तो सख्त हैं और ना ही इतने हैं कि एक दमदार आवाज के तौर पर उभरे। पुराना रिकॉर्ड देखते हुए इस बार भी इलेक्शन कमीशन से उम्मीद थी कि वो माहौल बिगड़ने नहीं देगा, लेकिन भड़काने वाले भाषण और बयानों पर इलेक्शन कमीशन का नकारापन हैरान करने वाला है। अफसोस यह है कि चुनाव खत्म होने के बाद भी यही माहौल बना रह सकता है। काश मौजूदा इलेक्शन कमीशन इन नेताओं पर अपना डंडा चलाता, जैसे कि टीएन शेषन ने किया था। बिना डंडे के हमारे नेता सुधरेंगे नहीं, इसकी एक और मिसाल पेश की अमित शाह ने, जब आजमगढ़ को आतंक का अड्डा बताया। दूसरी मिसाल नरेंद्र मोदी ने पेश की, जब सरेआम इलेक्शन कमीशन को चैलेंज किया कि आप चाहें तो एक केस और कर सकते हैं मुझ पर। साथ ही साथ फैजाबाद की रैली में भगवान राम की बहुत बड़ी तस्वीर का भी इस्तेमाल किया। यानी विकास का जिक्र महज एक चुनावी झुंझुना था, नीयत शुरू से ही सांप्रदायिकता के आधार पर वोट को बांटने की थी। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन क्या एक्शन लेता है, क्या कार्रवाई करता है, करता भी है या नहीं, कर भी पाता है या नहीं। इसी से पैदा होता है आज का विषय, अब आतंक के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण। और इसी से निकलता है आज का सवाल, क्या अमित शाह पर बैन हटाना चुनाव आयोग का सही फैसला था? आप अपनी राय में एसएमएस के जरिए भी दे सकते हैं। टाइप करें VKPY या VKPN और मैसेज करें 51818 पर। मेरे और आपके सवालों को जवाब देने के लिए प्रश्नकाल में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। स्टूडियो में हैं जनसत्ता अखबार के संपादक श्री ओम थानवी, और मुंबई से जुड़े हैं हिंदू अखबार के स्थानीय संपादक श्री अमित बरुआ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत धन्यवाद अपना समय निकालने के लिए। चर्चा शुरू करते हैं, दर्शकों के सवाल लेते हैं। कोलकाता से छात्रा स्मृति साहा ने अपना सवाल पूछा है, सुनते हैं स्मृति का सवाल। अमित शाह जी ने आजमगढ़ के बारे में एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया कि आजमगढ़ आतंकवादियों का एक गढ़ बनता जा रहा है, तो इससे उनका क्या तात्पर्य था? वो क्या चाहते हैं कि वो अपने पार्टी के लिए वोट इकट्ठा करें, इसे कह के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाना चाहते हैं क्या? जिस प्रकार असम में इतने दंगे फसाद हुए, वो क्या चाहते हैं कि यूपी में भी इस प्रकार के दंगे हों? गाजियाबाद से शिक्षक योगेश शर्मा ने फोन पर अपना सवाल पूछा है, सुनते हैं योगेश का सवाल। आज के इलेक्शन में सब कोई ना कोई लेवल तरीके से रिलीजन बेस पे सबको, कोई हिंदुओं को पोलराइज कर रहा है तो कुछ लोग मुसलमानों को पोलराइज कर रहे हैं। और आज की सबसे जो गलत बात हो रही है, चुनाव आयोग बिल्कुल चुप बैठा हुआ है। उसने सबको बोलने के लिए लाइसेंस दे रखा है। थानवी साहब, आपने दोनों के सरोकार सुने, कलकत्ते से भी सुना और आपने योगेश साहब को भी सुना, आप क्या कहते हैं? देखिए, जनता का सोचना बिल्कुल ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की ये छवि बन चुकी है। इस छवि को सुधारने की कोशिश जब तक बीच में बड़े नेता करते हैं, बल्कि ये अच्छा ही लगा कि नरेंद्र मोदी ने भी एक टीवी के कार्यक्रमों में ये कहा कि विकास की बात है, देश को आगे लेके जाएंगे, संविधान में हमारा भरोसा है। यानी धार्मिक राजनीति जो करती थी भाजपा, वो नहीं करेगी। मेरा मानना कि ये इनकी सोची समझी अब राजनीति हो गई है
कि एक अच्छा चेहरा दिखाया जाए जो देश को आगे लेके जाएगा, और दूसरी तरफ उन लोगों को जो मान के चलते हैं कि हमारे पारंपरिक मतदाता हैं वो हमसे छिटक न जाएं, इसलिए उनको भड़काने के लिए ये जरूरी है कि आप बार बार उनको मुसलमानों का भय बताएं, आतंकवाद का भय बताएं। मैं मानता हूं कि इतना गैर जिम्मेदारी का बयान है, और सही मायने में अगर किसी ने ये मांग की है कि चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग तो सब जानते हैं कि इतना दंतहीन हो गया है कि कुछ कर पाएगा इसमें संदेह है, और अगर कर पाता तो अमित शाह के ऊपर बंदिश लगा के वापस उसको खुले मैदान में छोड़ा क्यों? जी। वो और मेरे ख्याल में इसका फायदा उठाने की चेष्टा कर रहे हैं कि ठीक है कुछ बिगाड़ सकते हैं, जैसा कि उनके नेता ने भी कहा है और चुनौती दी है कि बिगाड़ सकते हैं तो बिगाड़िए। अब उसका फायदा भी वो चुनाव में शायद लेने का सोचते हैं अगर उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाती है तो। अमित, आप क्या सोचते हैं, क्या विकास के बाद महज एक चुनावी झुंझुना थी, नीयत शुरू से ही वोट बांटने की थी हिंदू मुसलमान के नाम पर? विनोद, जैसे कि ओम थानवी जी भी कह रहे थे और आपने भी शुरुआत में कहा, मुझे लगता है कि काफी एक पैरेलल एजेंडा चल रहा है। तो एक तरफ ये विकास की बात जो काफी दिनों से हो रही है, और दूसरी तरफ हमने देखा कि जिस तरह के बयानात आजमगढ़ में आए हैं और अन्य बयान भी आए हैं, गिरिराज सिंह का भी बयान आया, तो ये सारे बयान भी एक तरह से पैरेलल चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह की रिपोर्ट्स उत्तर प्रदेश से अखबारों में आ रही हैं कि अभी 33 सीटों का चुनाव बाकी है, और ऐसा लग रहा है कि भाजपा की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रहेगी जितनी की समझी जाती है, क्योंकि उनका ये अनुमान है कि 40 या 50 सीटें उनको उत्तर प्रदेश से आना जरूरी है। तो मेरा मानना यह है कि चाहे आज वो फैजाबाद की रैली में हो या बाकी जो चीजें हैं, उसमें एक जरूर एक पैरेलल एजेंडा एक खेलने की तरकीब है, एक सांप्रदायिक जो भाव है उसको भड़काने की तरकीब है। और मैं साथ साथ ये भी कह दूं कि अबू आजमी ने जो भी बयान दिए डीएनए के बारे में, मुसलमानों के वोट के बारे में, वो भी इतने ही निंदनीय हैं जितना इन्होंने अमित शाह जी ने जो बातें कही हैं। आगे बढ़ते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर रोहन कालरा ने लिखा है कि क्या भड़काऊ बयान के बाद नेताओं पर बैन लगाने और फिर उसे हटा देने से नेताओं के हौसले नहीं बढ़ते हैं क्या? ये रोहन कालरा ने लिखा है। मुंबई से बिजनेसमैन शमीम अब्बास ने फोन पर अपना सवाल पूछा है, सुनते हैं शमीम का सवाल। कि वो हमारा सबसे ज्यादा नाकारा और निकम्मा जो है वो तो इस पूरे उसमें साबित हो रहा है हमारा इलेक्शन कमीशन। इतना भयानक, इतना गलत बयान शरद पवार ने दिया। शरद पवार के साथ क्या किया? कोई कुछ भी कहे और माफी मांग लिया। इसके अलावा अमित शाह मुसलसल, आप किस लिए हैं? आप कर क्या रहे हैं? जी थानवी साहब, चुनाव आयोग को लेकर ये चर्चा सिर्फ टेलीविजन स्टूडियोज तक महदूद नहीं है, सीमित नहीं है। लोग भी ये सवाल उठा रहे हैं कि इतना जैसे आपने दंतहीन कहा, या मतलब लोग भी चुनाव इलेक्शन कमीशन पर ये सवाल उठा रहे हैं। क्या वजह हो सकती है इनके नकारापन की? देखिए, मतलब आपके स्वभाव में होता है कि आप किस तरीके से एक अच्छे प्रशासक या नौकरशाह अपने आप को साबित करते हैं। सेशन का उदाहरण लोग बार बार इसलिए देते हैं कि आपने खौफ पैदा किया। वो खौफ इसलिए जरूरी है कि हमारे यहाँ चुनाव में लोग हर तरह का हथकंडा अपनाना चाहते हैं। वो पैसे का भी अपनाते हैं, साम दाम दंड भेद जो हम कहते हैं, तो वो कुछ भी करने को तैयार हैं। गाली गलौज भी होता है। सारे कायदे जो हैं उनको ताक पे रख दें तो एक चुनाव आयोग ऐसा है जो शक्तिमान है, तो उनको अपनी शक्ति का इस्तेमाल करें न करें, लेकिन ये थोड़ा भय पैदा करना चाहिए कि इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन वो भय जो है वो है नहीं, और अब वो भय नेताओं का तो निकल चुका है। मेरे ख्याल में ये चुनाव आयोग जो है वो कुछ भी कर सकता है। ये लोगों में बहुत स्वाभाविक संदेह घर कर चुका है। अमित, ये जो सवाल था रोहन कालरा का, इनका ये कहना था कि क्या भड़काऊ बयान के बाद नेताओं पर बैन लगाने और फिर हटा देने से नेताओं के हौसले नहीं बढ़ते हैं? अमित शाह पर बैन लगाया गया, फिर उनके आश्वासन के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसे भाषण नहीं देंगे, बैन हटाया गया। क्या ऐसे वादा खिलाफी चुनाव आयोग कहेगा, या बैन हटाना ही नहीं चाहिए था? मेरी जो निजी राय है विनोद, उसमें तो बैन हटाना ही नहीं चाहिए था। बैन हटा के हौसले बिल्कुल बुलंद हुए हैं। और अब तो देखिए कि चुनाव एकदम आखिरी मरहले पे है, 12 तारीख को पोलिंग आखिरी है, तो अगर उनके ऊपर अब कोई प्रतिबंध लगा भी दिया तो मुझे लगता है कि चुनाव का खेल तो एक तरह से संपन्न हो गया, समाप्त हो गया। जो बातें उनको कहनी थी अमित शाह जी को, उन्होंने सारी बातें कह चुके हैं। तो मेरे हिसाब से कि चुनाव आयोग जिसने अपनी एक बहुत ही मजबूत छवि बनाई थी, चाहे वो सेशन के अंदर हो या लिंगडो के अंदर हो या MS गिल के अंदर हो, वो छवि एकदम मुझे लगता है खराब हो गई। और जिस तरह
तरह के आपके श्रोतागण सवाल कर रहे हैं उससे साफ ये नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस पे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चुनाव चिन्ह पहले से ही लग चुका है। देखिए, हमें फख्र है अपने इलेक्शन कमीशन पर कि बहुत छोटी संस्था है, फिर भी बहुत ईमानदारी से और काबिलियत से अपने काम को अंजाम देती आई है। हमने पिछले प्रोग्राम में भी कहा है कि उसका इकबाल बुलंद रहना चाहिए। जैसे सरकारें सिर्फ डंडे से नहीं चलती, इकबाल से चलती हैं। इलेक्शन कमीशन का इकबाल बहुत ऊंचा है और अभी भी वक्त है, शायद कुछ कदम उठाएं तो वो छवि से ही हो जाए। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से राजन गुप्त ने अपनी बात कही है, सुनते हैं क्या कहना है राजन का। हम इसको ये मानेंगे कि ये फैसला बिल्कुल ठीक फैसला है, क्योंकि चुनाव आयोग किसी के लिए बायस नहीं है। चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और भारत में जितने भी चुनाव होते हैं उनका सब पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चुनाव आयोग की होती है। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि चुनाव आयोग ने उनको एक मौका दिया है। बरेली से मोहित उप्रेती ने फोन पर अपना सवाल पूछा है, सुनते हैं मोहित का सवाल। जो हमारे लॉ बने हैं, जो नियम बने हैं, कानून बना है, क्या वो आम जनता के लिए है, किसी नेता पे लागू नहीं होता? वो अगर कोई आदमी को उल्टी सीधी बात बोलता है, जिससे कोई दंगा भड़क सकता है, कोई बात हो रही है, उस पर तुरंत कार्रवाई हो रही है, उससे FIR भी हो रही है। लेकिन जो मंत्री कभी कहीं कोई माकड़ दे रहा है, कभी सपा का मंत्री दे रहा है, कभी वो बीजेपी के मंत्री दे रहे हैं, कभी कांग्रेस के मंत्री कुछ कह रहे हैं, तो इन लोगों में कोई कानून लागू नहीं होता है क्या? थानवी साहब, सरोकार देखिए बड़े तीखे सरोकार हैं लोगों के। ये सिर्फ एक्सपर्ट्स तक या विशेषज्ञों तक बात नहीं रही है, अब ये बाहर चली गई है। जो पहला सवाल उन्होंने पूछा था वो ये था कि चुनाव आयोग ने उन्हें मौका दिया, उस मौके को उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, और जो ये कह रहे हैं आपने अभी सुना। जी देखिए, एक तो हमारे यहाँ पे चूंकि चुनाव आयोग में जाते तो सब नौकरशाही हैं, कुछ जज तो जाते नहीं हैं, तो उनमें एक नेताओं को लेके पता नहीं क्यों अपवाद हमने देखे हैं। आमतौर पे बड़ा भय का ही एक कहना चाहिए कि उनमें माहौल रहता है। भय का इस मायने में कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं हमें नहीं पता, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन कई पत्रकार, कई अफसर और चुनाव आयोग के लोग भी मान के चल रहे हैं कि वो बन गए और ऐसा बर्ताव करने लगे हैं। तो ये जो चीज है उसी की वजह से एक नोटिस देते हैं मोदी को, लेकिन अगले दिन मोदी कहते हैं कि दूसरा दे के दिखाइए। ये साहस जो है, मेरे ख्याल में ये चुनाव आयोग की जो सत्ता है, जो आपने इकबाल कहा, उसको नीचा करता है। उनको दिखाना चाहिए कि चुनाव आयोग जो है उसकी हैसियत क्या होती है, और अगर नहीं दिखा पाता है तो मेरे ख्याल में फिर जो है अभी आपने जो देखा है वो कम है, और अभी 16 तारीख तक आप कुछ और जलवा भी देख सकते हैं। अमित, हमने ये नोटिस किया है कि जैसे जैसे चुनावों के नतीजों के दिन नजदीक आते हैं, बहुत से लोग अपना रंग बदलने लगते हैं। चाहे वो, जैसा थानवी साहब कह रहे थे कि चाहे वो पत्रकार हों या अफसरान हों। हमने अभी भी देखा है कोई सरकारी जो अफसर हैं रिटायर्ड हैं, अगली टर्म के लिए जुगत में हैं, वो अपने सुर बदल लेते हैं। पत्रकार लोग अपने कॉलम्स में अपने सुर बदल लेते हैं। ये खौफ क्यों है? मुझे लगता है ये खौफ एक डर का भाव है कि जिस तरह से उन्होंने मोदी जी की छवि देखी है और जिस तरह की उनकी काम करने की शैली है, शायद इसी वजह से ये डर है। लेकिन ये भी कहना ठीक होगा विनोद कि हर चुनाव के बाद ऐसा होता है, और एडजस्टमेंट या अकोमोडेशन जिसका आप जिक्र कर रहे थे वो हर सरकार के दौर में होता है। जब सरकार बदलती है तब भी होता है। कुछ लोग निकल जाते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ लोग अपना ग्राउंड प्रिपेयर करते हैं। तो कई लोग ऐसे लगे हुए हैं, चाहे वो इकोनॉमिस्ट हो या सिविल सर्वेंट्स हो, वो लोग लगे हुए हैं कि अगर मोदी जी के नेतृत्व में नई सरकार बनती है तो उनको कोई ना कोई उसमें रोल बड़ा अच्छा मिले। तो ये सब चीजें मुझे लगता है एक तरह से हमारी राजनीति में नॉर्मल हो गए हैं, और ये आगे आने वाले दिनों में हम लोगों को और ये कुछ नजर आएगा कि किस तरह से कौन कहां खड़ा है, अपनी बात पर अटल है या नहीं, या हट गया है। ये सब चीजों एक तरह ये सब चीजों के ऊपर मुझे लगता है प्रकाश काफी आने वाला है, और आगे आने वाले दिनों में ये नजर आएगा कि किस तरह से क्या होने वाला है। और अगर चुनाव के नतीजे उनके अनुकूल नहीं आए तो उनके पास दोबारा रीएडजस्ट करने की क्षमता भी है। जी, प्रश्नकाल में हम आपके सवाल उठाते रहेंगे, लेकिन पहले देखते हैं आजमगढ़ को आतंक का अड्डा बताने वाले अमित शाह के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने क्या कहा है। हम लोग डे 1 से बात कह रहे थे कि ये लोग अपने कम्युनल एजेंडे को नहीं छोड़ेंगे और कम्युनल पॉलिटिक्स करते रहेंगे, और आखिर इलेक्शन के दौर में ये देखने में ये बात साबित आ रही है कि ये लोग कम्युनल पॉलिटिक्स की तरफ फिर से लौट रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि जो अमित शाह का ये बयान है
इसको इलेक्शन कमीशन को काफी सीरियसली देख लेना चाहिए। वो अमित शाह जो है वो पूरे देश को आतंकवाद की फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, पूरे देश को आतंकवाद में लगाना चाहते हैं, और वो चूंकि इस मिशन में नाकाम हो रहे हैं, इस वजह से वो बौखलाए हुए हैं। आजमगढ़ को या किसी भी एक इलाके को आतंकवाद की फैक्ट्री कहना ये बिल्कुल गलत है। कुछ और दर्शकों के सवाल लेते हैं। फेसबुक पर नाजमा खान ने लिखा है कि क्या आजमगढ़ में महज कुछ आतंकियों के पकड़े जाने से यह साबित हो जाता है कि यह इलाका और यह शहर आतंक का अड्डा है। हमारी वेबसाइट IBNखबर.com पर सिद्धार्थ ने लिखा है कि आजमगढ़ में आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है और उसे चुनाव में नहीं उठाया जाएगा तो कब उठाया जाएगा। ये दो बातें अलग अलग सामने आई थानवी साहब। पहले सवाल का जवाब कि क्या कुछ आतंकवादियों के पकड़े जाने से पूरा इलाका ही आतंक का गढ़ हो जाता है, और ये चुनाव का मुद्दा है। दूसरे साहब कहते हैं अगर इसे अब नहीं उठाया जाएगा तो कब उठाया जाएगा। नहीं, मैं मानता हूं कि बहुत ही खतरनाक भाव है। आतंकवादी कई इलाकों में मिल सकते हैं, कई इलाकों में हत्यारे मिल सकते हैं, कई मोहल्लों में, लेकिन आप वहां पे सारे लोगों को उस तरह से टर्म करते हुए 100 बार सोचते हैं। और यहाँ पर इसलिए और मुझे लगता है कि अमित शाह ने ये जानबूझकर ये बात वहां उछाली है क्योंकि वहां से उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता भी आते हैं और वो विरोधी पार्टी के नेता हैं। तो आप एक तरह से सबको किनारे करना चाहते हैं और अपने आप को जो है वो हिंदुत्व का अलंबरदार जाहिर करना चाहते हैं। साफ साफ ये आतंकवाद का मुद्दा उठा करके वहां पर जैसे राम मंदिर का मुद्दा उठा करके फायदा उठाने की बात थी, ये हिंदू मतों को गोलबंद करने की कोशिश है। इसके अलावा और कोई चेष्टा नहीं है। जल्दी आप देखेंगे कोई न कोई बड़ा नेता कहेगा कि नहीं नहीं, हम सब देश में सबको साथ लेके चलना चाहते हैं और देश में हर जगह पे आतंकवादी नहीं है वगैरह, इस तरह की बातें भी होंगी। जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। हाउ डू यू डिटर्मिन द जनरल मॉरल टोन ऑफ ए सोसाइटी और ए सिटी। अब दिल्ली में जिसकी आबादी करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गई है, कम से कम नहीं तो 50-60 जेब कतरे तो होंगे ही। क्या हम दिल्ली को जेब कतरों का शहर कहना शुरू कर देंगे? अमित, आपका कमेंट क्या है? जी बिल्कुल। अब जिस तरह से अब जैसे कि जब दिल्ली में दिसंबर 16 की जो रेप की घटना हुई, उसके बाद कई इंटरनेशनल मीडिया ने दिल्ली को रेप कैपिटल का दर्जा दे दिया। एक तरह से कई लोगों ने इस तरह की बातें लिखी, लेकिन इस तरह के बलात्कार अन्य शहरों में भी होते हैं, हिंदुस्तान में ही नहीं विदेश में भी होते हैं, लेकिन कई बार फोकस एक चीज पे रहता है। मुझे लगता है कि ये जो प्रवृत्ति हमारे यहाँ जनरलाइज करने की है कि यहाँ से अगर 2 लोग आते हैं तो इसका गढ़ है, और या 3 लोग आते हैं तो इसका गढ़ है, तो इस लिहाज से तो हम किसी को भी किसी भी चीज गढ़ कह सकते हैं। कि अभी बीच में इलेक्शन कमिश्नर HS ब्रह्मा आए थे मुंबई, उन्होंने कहा था कि मुंबई इज कैपिटल ऑफ पेड न्यूज, उसको लेकर बहुत बवाल मचा। फिर उन्होंने अपनी बात के से पीछे हटे क्योंकि पत्रकारों में बवाल मच गया था। तो ये सब चीजें, मतलब ये जो जनरलाइज करने की प्रवृत्ति है, मुझे लगता है उससे हम लोगों को बाज आना चाहिए। लेकिन चुनाव के माहौल में ये बातें बड़ी सोच समझ के नपे तुले ढंग से कही गई हैं, ताकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि इससे हमको कोई ना कोई चुनावी फायदा हो सकता है। जी, पटना में नौकरी करने वाली पूर्वा ने अपना सवाल पूछा है। सुनते हैं पूर्वा का सवाल। क्या आतंकवाद के बहाने नेता अपने वोटों को पोलराइज कर राजनीति में अपनी जगह बनाना चाहते हैं? ट्विटर पर शबीना ने लिखा है कि जब खुद मोदी चुनाव आयोग को उनके ऊपर केस करने की चुनौती दे रहे हैं तो फिर उनके मातहत भला आयोग को गंभीरता से क्यों लेंगे? थानवी साहब। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। मैं पहले थोड़ी देर पहले ये बात कह रहा था कि नरेंद्र मोदी की जो भाषा है, मतलब एक तरह से जब उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई तो चुनाव आयोग का थोड़ा सा दबदबा बढ़ता लगा कि ये कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन वो इतना खुला खेल था। उन्होंने सारे कैमरों के सामने सेल्फी के बहाने अपना चुनाव चिन्ह वहां पे दिखाया था कि वो एक अपराध जाहिर था, तो उनको नोटिस दिया गया, FIR दर्ज हुई। लेकिन अब जो उन्होंने चुनौती दी है तो इसका मतलब वो FIR तो पता नहीं कहां गई, वो तो एक तरह से आंख दिखाने लगे चुनाव आयोग को। मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी का ये तेवर लोग जानते हैं, ये नया नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग का ये तेवर हमने नहीं देखा था कि आप ऐसी चुनौती के बाद में भी आप चुप रहते हैं। कम से कम कोई बयान तो आना चाहिए, कुछ नहीं तो झिड़की भी आए कि इस तरह से जो है वो बर्दाश्त नहीं होगा। वो जिस तरह से सहन कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में बहुत एक तरीके से खौफ का माहौल जो है चुनाव आयोग में भी पहुंच चुका हो, ऐसा लगता है। अमित, बहुत जल्दी बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो शख्स प्रधानमंत्री की कुर्सी का दावेदार हो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज जो होती है, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है कई सारे, उन्हीं को कमजोर करने की बात कर रहा हो, ये किस तरह का संकेत है?
संकेत तो साफ है कि अगर डरा धमका के अपना काम निकल सकता है तो निकालने की कोशिश है, लेकिन चुनौती हमारे इंस्टीट्यूशंस की भी हैं। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, वो किसी प्राइम मिनिस्टर या किसी चीफ जस्टिस को रिपोर्ट नहीं करता, वो सिर्फ अपने आप को रिपोर्ट करता है। और इलेक्शन के दौरान पूरी सरकार की मशीनरी उनके डिस्पोजल पर रहती है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है। और इस टेस्ट में वो ही नहीं पास या फेल होंगे, हिंदुस्तान की जमहूरियत भी पास या फेल होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित बरुआ अपना समय में देने के लिए। ओम थानवी, आपने अपना समय दिया, बहुत धन्यवाद। और अब बात आज के सवाल पर एसएमएस के जरिए मिली आपकी राय की। हमने सवाल किया था कि क्या अमित शाह पर बैन हटाना चुनाव आयोग का सही फैसला था। इस सवाल पर हमें 50% लोगों ने हाँ में जवाब भेजा है, जबकि 50% लोगों ने ना में जवाब भेजा है। क्या 11 दिन बाद तय हो जाएगा कि आने वाले 5 साल हम किस दिशा में जाएंगे? हमें नहीं मालूम। चुनाव प्रचार के दौरान हजारों भाषणों के बावजूद हमें नहीं मालूम कि पूंजी कहां से आएगी। हमें नहीं मालूम कि लगातार नीचे जा रहे धरती के भीतर के पानी को कैसे रोका जाएगा, वाटर जो टेबल्स है हमारी। हमें नहीं मालूम कि नक्सल कॉरिडोर में क्या कदम उठाए जाएंगे। हमें नहीं मालूम कि लगातार गिरती विकास दर को किस तरह से संभाला जाएगा। सिर्फ एक धुंधला धुंधला सा नजारा सामने है कि हमें ज्यादा पूंजी चाहिए, उससे कारोबार बढ़ेंगे, नौकरियां पैदा होंगी। जो तय है वो ये है कि ये चुनाव बुरी तरह से हिंदू और मुसलमान के बीच बांट दिए गए। वक्त हाथ से निकलता जा रहा है और इलेक्शन कमीशन मौन है। बताइए दोषी कौन है? नेताओं के बोल या इलेक्शन कमीशन की चुप्पी, या फिर दोनों? ये था आज का प्रश्नकाल। अब मंगलवार रात 8 बजे फिर मिलेंगे कुछ तीखे प्रश्नों के साथ, जिनमें से सिर्फ एक प्रश्न हमारा, बाकी सब आपके होंगे। नमस्कार।